नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 20 जुलाई से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। सरकार ने 19 तारीख को बुलाई संसद सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक। सत्र के एजेंडे और प्रमुख विधायी कार्यों पर होगी चर्चा। तीन देशों की सफल यात्रा पूरी कर स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। कहा, पीएम मोदी ने महासागर विजन को किया मजबूत। विपक्ष की ओर से पीएम मोदी के विदेश दौरे पर सवाल उठाए जाने पर भड़की भाजपा। पूछा सवाल, आखिर कहां गायब हैं राहुल गांधी? 10 जुलाई को प्रयागराज के बाद जाना था पटना, कहीं विदेश में तो नहीं। कर्नाटक के बेलगावी में संपन्न हुई आरएसएस की वार्षिक अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक। मोहन भागवत और दत्तात्रेय होसबाले समेत 226 कार्यकर्ता शामिल। शाखा विस्तार, सामाजिक कार्यों और शताब्दी कार्यक्रमों पर किया मंथन। चढ़ावा गबन पर जताई चिंता। कहा, जांच पर भरोसा। और ओमान के तट के पास भारतीय चालक दल वाले जहाज पर हुए हमले की विदेश मंत्रालय ने की कड़ी निंदा। 10 भारतीय नागरिक सुरक्षित, एक के लापता होने की खबर। कूटनीतिक समाधान की दोहराई बात। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। सरकार ने संसद के आगामी मानसून सत्र के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये बैठक 19 जुलाई को आयोजित की जाएगी, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इस सर्वदलीय बैठक में सरकार सत्र के एजेंडे, प्रमुख विधायी कार्यों और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेगी। इसके साथ ही सरकार सभी राजनीतिक दलों से सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही को व्यवस्थित और शांतिपूर्ण तरीके से चलाने में सहयोग का आग्रह करेगी। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की कूटनीतिक सक्रियता को लेकर बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति को अहम बताया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सेशल्स और इंडोनेशिया यात्राओं के जरिए हिंद महासागर के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के देशों के साथ रणनीतिक संबंधों को मजबूती मिली है। प्रधानमंत्री सेशल्स गए थे। ये सेशल्स है, ये इंडियन ओशन है। यह सेशल्स जो देश है वो इंडियन ओशन के वेस्टर्न साइड में है, वेस्टर्न साइड ऑफ इंडियन ओशन, पूर्वी तट पे। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया है। ये इंडोनेशिया इंडियन ओशन के ईस्टर्न साइड में है, पूर्वी छोर पे है। तो इंडियन ओशन के वेस्टर्न छोर से इंडियन ओशन के वेस्टर्न छोर तक ये एक स्ट्रैटेजिक अलायंस रहा। आप सोच करके देखिए, एक कोने में सेशल्स, दूसरे कोने में इंडोनेशिया। दोनों कोनों को लामबंद कराना अपने इंटरेस्ट के लिए यह भारतवर्ष के प्रधानमंत्री ने करके दिखाया। वहीं हिंद महासागर क्षेत्र के बाद इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की कूटनीतिक पहुंच को लेकर भी बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं का जिक्र किया है। संबित पात्रा ने कहा कि इंडोनेशिया के बाद प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड गए थे। उन्होंने कहा कि इन यात्राओं से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत के रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूती मिली है। माननीय प्रधानमंत्री अब इंडोनेशिया के बाद ऑस्ट्रेलिया गए, पैसिफिक के उसी लाइन में ऑस्ट्रेलिया गए और फिर न्यूजीलैंड गए। इन तीनों के विजिट से, इन तीनों के आपस के आचार विचार से इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन, ये दोनों क्षेत्र पे एक जबरदस्त पकड़, सामरिक, आर्थिक, वैचारिक और आर्थिक, इकोनॉमिकल, स्ट्रैटेजिक और उसके साथ साथ आप पीपल्स सेंट्रिक, जनता के बीच आदान प्रदान का, कल्चर का, इन सब का एक बहुत बड़ा सेतु बंधा।
भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पीएम मोदी के 3 देशों की यात्रा की जानकारी दी। साथ ही लगे हाथ भाजपा ने एक बार फिर कांग्रेस पर पलटवार किया। पीएम मोदी के दौरे पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस पर भाजपा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। भाजपा पूछ रही है कि राहुल गांधी अभी कहां हैं। 10 जुलाई को उनका प्रयागराज और फिर पटना जाने का कार्यक्रम था, मगर वो अचानक गायब हो गए। राहुल बाबा कहाँ है? ढूंढिए जरा, कहाँ है? उनका कुछ होने वाला था, प्रयागराज में कोई कार्यक्रम 10 जुलाई को पोस्टपोन्ड हो गया। पटना में भी कार्यक्रम था, वह भी पोस्टपोन्ड हो गया। इसमें कोई स्टैंप लगा हुआ है लंदन, आइसलैंड, जर्मनी, पता नहीं कहाँ है। वह भी टूर कर रहे हैं। यह प्रधानमंत्री जी भी टूर में गए, राहुल गांधी जी भी टूर में गए। प्रधानमंत्री जी देश को जिता के आए और राहुल गांधी जी बंद कमरे में जरूर, मैं लिख के देता हूं, पता आप लगाइए, जरूर बंद कमरे में षड्यंत्र रच रहे होंगे कि जो अच्छे काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, किस प्रकार से उसमें भंग डाला जाए, रंग में कैसे भंग डाला जाए, उसका प्रयास कांग्रेस के राहुल गांधी जरूर कर रही होगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने एक भव्य और व्यापक सामूहिक वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत गृह मंत्री ने अहमदाबाद के साइंस सिटी स्थित साइंस डोम में पौधा लगाकर पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित की जा रही वृक्षारोपण गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। आपको बता दें कि विशाल अभियान अहमदाबाद नगर निगम, AMC और कई अग्रणी सामाजिक संस्थाओं के आपसी सहयोग से चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य पूरे अहमदाबाद शहर और गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में पर्यावरण का संतुलन बेहतर करना है। इस महाअभियान के अंतर्गत गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पौधारोपण करने और ऑक्सीजन पार्कों का तेजी से विकास करने की योजना बनाई गई है। इस मुहिम की सबसे खास बात यह है कि इसमें केवल प्रशासन ही नहीं, बल्कि विभिन्न सामाजिक संगठनों, युवाओं और आम नागरिकों की भागीदारी को भी बड़े स्तर पर सुनिश्चित किया जा रहा है, ताकि पर्यावरण संरक्षण के इस कार्य को एक व्यापक जन आंदोलन का रूप दिया जा सके। और उत्तर प्रदेश में आज से महावृक्षारोपण 2026 अभियान शुरू किया जा रहा है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पूरे प्रदेश में एक ही दिन 35 करोड़ से अधिक पौधे रोपे जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के सहजवना में लिंक एक्सप्रेसवे के किनारे पौधारोपण किया। गोरखपुर में पवित्र त्रिवेणी वृक्षारोपण एवं विकास उद्यान बनाया जाएगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल लखनऊ में जन भवन में पौधारोपण करेंगी। दोनों उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय व राज्य मंत्री, न्यायपालिका, प्रशासन, सेना, शिक्षण संस्थान और लाखों नागरिक प्रदेश भर में पौधे लगाकर इस जन आंदोलन का स्वरूप देंगे। सरकार का दावा है कि ये केवल पौधारोपण नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से मुकाबला और जन भागीदारी का सबसे बड़ा अभियान होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन के संकट से निपटने के लिए 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन यानी नेट जीरो का लक्ष्य रखा है, जिसे हासिल करने के लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत है। आज नई दिल्ली में आयोजित वृक्ष मित्र संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पीएम मोदी ने मिशन लाइफ जैसे विकल्प दिए हैं और सरकार के साथ साथ समाज को भी इस दिशा में प्रयास करना होगा। शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के संकट से अगर जल्द निपटा नहीं गया तो ये हमारे अस्तित्व पर ही संकट पैदा कर देगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मौके पर पर्यावरण संरक्षण संकल्प के तहत वृक्षारोपण भी किया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस संकट से निपटने के लिए भारत के कुछ लक्ष्य तय किए। नेट जीरो का टारगेट 2070 तक। आज मैं चेताना चाहता हूं, संयुक्त राष्ट्र संघ, मैं नहीं कह रहा, संयुक्त राष्ट्र के संघ के अनुसार
2050 तक यही स्थिति ही तो दुनिया के शहरों में 2.4 अरब लोग जल संकट का सामना करेंगे। और विदेश मंत्रालय ने ओमान के तट के पास भारतीय चालक दल वाले वाणिज्यिक जहाज GFS गैलेक्सी पर हुए हमले को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने रविवार को इस हमले की निंदा करते हुए कहा कि मध्य पूर्व क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि जहाज पर सवार 11 भारतीय नागरिकों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक के लापता होने की सूचना है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ओमान स्थित भारतीय दूतावास पूरे घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाए हुए है और ओमानी अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रहा है। दूतावास चल रहे खोज और बचाव अभियान में सहयोग कर रहा है। भारत ने इस अभियान में ओमानी अधिकारियों के समर्थन के लिए उनका धन्यवाद भी किया है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। भारत ने तनाव को तत्काल कम करने की अपनी अपील दोहराई है और कहा है कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही बातचीत के जरिए कूटनीतिक समाधान तक पहुंचना जरूरी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाए जाने की घटनाएं बंद होनी चाहिए। मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप क्षेत्र के समुद्री मार्गों पर मुक्त और निर्बाध नौवहन तथा व्यापार को जल्द से जल्द बहाल करने की आवश्यकता पर जोर दिया। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए DD न्यूज। असली सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, असली सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। हाय सर। लेकिन क्या इनके सपने साकार होंगे? इतने बड़े ई-कॉमर्स ऑर्डर के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट लगेगी, कहाँ से लाऊंगी सर? मैम सॉरी, मुझे किसी और के पास जाना पड़ेगा। क्या हो जाएंगे इनके सपने चकनाचूर? अरे नहीं हुजूर, भारत सरकार की PM-FME स्कीम है ना। माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए हमारी सरकार क्रेडिट लिंक सब्सिडी दे रही। अपना माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करने या बढ़ाने के लिए पाएं 35% सब्सिडी अधिकतम 10 लाख तक, जिसे अब फूड प्रोसेसिंग और पैकेजिंग की मशीनरी के साथ ले सकते हैं तकनीकी सहायता भी। आज से हम सॉस और चटनी का भी काम शुरू करेंगे। मदद करे सरकार तो बढ़ता रहे व्यापार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वार्षिक अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक कर्नाटक के बेलगावी में संपन्न हुई। बैठक में संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत, सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले समेत 226 प्रमुख कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान संघ के प्रशिक्षण वर्गों, शाखा विस्तार और शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि इस वर्ष देश भर में 83 संघ शिक्षा वर्ग और 12 कार्यकर्ता विकास वर्ग आयोजित किए गए, जिनमें करीब 18,842 स्वयंसेवकों ने प्रशिक्षण लिया। इसके अलावा शाखाओं के विस्तार, सामाजिक कार्यों, ग्राम विकास, पर्यावरण, कुटुंब प्रबोधन और आपदा प्रबंधन जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई। वहीं अयोध्या राम मंदिर में दान पेटी चढ़ावे की गिनती में भी हुई अनियमितता की घटना पर संघ ने चिंता जताई। संघ ने उम्मीद जताई कि SIT और पुलिस जांच जल्द निर्णायक नतीजे तक पहुंचेगी। बैठक में मार्च 2026 के बाद विभिन्न स्तरों पर हुए प्रशिक्षण वर्ग, उनके संदर्भ में समीक्षा की गई और इस वर्ष देश भर में 83 संघ शिक्षा वर्ग और 12 कार्यकर्ता विकास वर्ग संपन्न हुए हैं, जिसमें 18,842 स्वयंसेवकों ने प्रशिक्षण में भाग लिया है। शाखाओं के स्तर पर कार्य योजना को कैसे क्रियान्वयन करना, उसके बारे में भी बैठक में चर्चा हुई और विशेष रूप से शताब्दी के दृष्टि से सितंबर मास में अधिकतम शाखा विस्तार की जो योजना बनाई गई है,
उसके क्रियान्वयन के संदर्भ में विस्तार से चर्चा इस बैठक में की गई। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की 3 दिवसीय बैठक के तीसरे दिन समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बैठक में लिए गए अहम फैसलों की जानकारी दी। नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि राम मंदिर के निर्माण पर कुल 1600 से 1800 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। उन्होंने मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या घटने की चर्चाओं को भी खारिज करते हुए कहा कि दर्शन के लिए आने वाले भक्तों की कोई कमी नहीं है। मेरा अनुमान है 1600 से 1800 करोड़ रुपए में मंदिर की पूर्ति होगी, जिसमें संग्रहालय की भी धनराशि जुड़ी है। अनेक श्रद्धालुओं से बात करने के बाद मैं आपको आश्वस्त करूंगा कि कहीं एक मात्र भी उनके मन में यह नहीं था कि इस मंदिर में व्यवस्था या मंदिर में भगवान राम के प्रति आस्था या जो अर्चना होती है, आरती होती है, कहीं पर कोई शिकायत नहीं थी। और देश के सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की योजना ने एक अहम उपलब्धि हासिल की है। योजना के तहत देश भर में 2 लाख से अधिक सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। नई दिल्ली में आयोजित विशेष कार्यक्रम में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने इस उपलब्धि को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम बताया। देखिए ये रिपोर्ट। देश के गांवों और छोटे शहरों में खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े लाखों छोटे उद्यमों को नई पहचान और नई उड़ान देने वाली प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों के लिए PMFME योजना ने एक नया इतिहास रच दिया है। नई दिल्ली में आयोजित विशेष समारोह में योजना के तहत 2 लाख से अधिक ऋण स्वीकृत होने की उपलब्धि के दिन विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने झारखंड के रांची निवासी इंद्रजीत सिंह को योजना के 2 लाखवें लाभार्थी के रूप में सम्मानित किया। खाद्य प्रसंस्करण का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो आने वाले दिनों में जब हम लोग विकसित भारत के लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, 2047 में जब हम लोग भारत को एक विकसित देश बनता हुआ देखना चाहते हैं, उसमें एक अहम भूमिका ये क्षेत्र निभाएगा। आज की तारीख में हमारे पास वो वॉल्यूम है जहां हम अपने देश की खाद्य ज़रूरतों को पूरा करते हुए कई और देशों की खाद्य फूड सिक्योरिटी पे भी हम लोग ध्यान दे सकते हैं। PMFME योजना के तहत अब तक 20,300 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आकर्षित हुआ है। सूक्ष्म उद्यमों को वित्त, प्रशिक्षण, तकनीक, ब्रांडिंग और बाजार से जोड़ने वाली PMFME योजना अब केवल सरकारी योजना नहीं बल्कि स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय पहचान दिलाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देने का माध्यम बन चुकी है। 2 लाख से अधिक ऋण स्वीकृतियों का ये पड़ाव बताता है कि छोटे उद्यमों के जरिए बड़े आर्थिक बदलाव की सरकार की रणनीति अब जमीनी स्तर पर परिणाम देने लगी है। PMFME के तहत लोन लिया 7 लाख का, जिससे मैंने बड़ी मशीनें ली, जिससे मेरा उत्पादन बढ़ा और मेरे प्रोडक्ट में गुणवत्ता आई। तो मैंने अप्लाई किया, बड़ी इजीली मुझे लोन मिल गया और उसका बेनिफिट भी मेरे बैंक में सब्सिडी के माध्यम से आ गया। तो मैं तो बहुत खुश हूँ। उससे मेरी पैकिंग इम्प्रूव हो गई, मेरी सेल इम्प्रूव हो गई और अब मेरी अच्छी खासी विजिबिलिटी है मेरे ब्रांड की। योजना के अंतर्गत 4,18,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह सदस्यों को प्रारंभिक पूंजी सहायता दी गई है, जबकि 1,76,000 से अधिक लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। देश भर में स्वीकृत 80 साझा इंक्यूबेशन केंद्रों में से 32 केंद्र पहले ही संचालित हो चुके हैं। PMFME योजना का देश भर में 2 लाख से ज्यादा हितग्राहियों को इसका सीधा लाभ मिला है। इस योजना में 45% से ज्यादा महिलाएं हैं, साथ ही 90% से ज्यादा फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर को इसका लाभ मिला है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण और छोटे कस्बों में न सिर्फ आर्थिक समृद्धि आई है बल्कि बड़ी संख्या में लोग आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ अजीत द्विवेदी, DD न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के पूर्व अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, हम कतर के पूर्व अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं।
वे एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के ऊंचे स्तर तक पहुंचाया। हम उन्हें एक सच्चे दोस्त के तौर पर भी याद करते हैं। मुझे फरवरी 2024 में कतर की अपनी पिछली यात्रा के दौरान उनसे मिलने का सौभाग्य मिला था। मैं कतर के अमीर महामहिम शेख तमीम बिन हमद अल थानी, पूरे शाही परिवार और कतर की जनता के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मशहूर प्लेबैक सिंगर एस जानकी अम्मा के निधन पर भी दुख जताया। पीएम ने एक्स पर लिखा, मशहूर प्लेबैक सिंगर एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति की दुनिया के लिए एक अपूरणीय क्षति है। अलग अलग भाषाओं में गाए उनके गाने कई पीढ़ियों के बीच लोकप्रिय रहे। उन्होंने बेमिसाल खूबसूरती और विविधता के साथ हर भावना को अपनी आवाज़ दी। उनकी मधुर आवाज़ आने वाले सालों में भी सुनने वाले को मंत्रमुग्ध करती रहेगी। दुख की इस घड़ी में उनके परिवार, अनगिनत प्रशंसकों और पूरे संगीत जगत के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ओम शांति। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज देश के प्रसिद्ध सामाजिक सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी मन्नाथू पद्मनाभन की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने मन्नम स्मृति मंडप का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस भी उपस्थित रहे। ये आयोजन मन्नाथू पद्मनाभन के सामाजिक सुधार, शिक्षा के प्रसार और राष्ट्र निर्माण में उनके उल्लेखनीय योगदान को सम्मानित करने के उद्देश्य से किया गया। आपको बता दें कि मन्नाथू पद्मनाभन ने समाज में समानता, सामाजिक जागरूकता और संगठनात्मक नेतृत्व को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके विचार और कार्य आज भी सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। कर्नाटक की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य के लोकायुक्त ने चामार्जपेट से कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री बीजेड जमीर अहमद खान के खिलाफ अभियोजन चलाने की अनुमति मांगी है। ये मामला चर्चित IMA घोटाले से जुड़े आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से संबंधित है। लोकायुक्त ने इस मामले में एक विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार की है जो 1000 पन्नों से भी अधिक की है। इस रिपोर्ट को राज्यपाल थावरचंद गहलोत को सौंप दिया गया है। चूंकि ये मामला जमीर अहमद खान के 2005 से 2014 के बीच मंत्री रहने के कार्यकाल से जुड़ा है, इसलिए कानूनी प्रक्रिया के अनुसार अभियोजन की मंजूरी देने का अधिकार राज्यपाल के पास है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जमीर अहमद खान के पास उनकी घोषित आय से 25 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। लोकायुक्त पुलिस ने राज्यपाल से अनुरोध किया है कि उन्हें लोकायुक्त कोर्ट में अभियोजन शिकायत दर्ज करने की अनुमति दी जाए। अगर राज्यपाल मंजूरी दे देते हैं तो लोकायुक्त सक्षम अदालत में चार्जशीट दाखिल करेगी। और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश और भारी भूस्खलन के बाद केदारनाथ यात्रा मार्ग प्रभावित हुआ है। आपदा की इस चुनौती के बीच जिला प्रशासन और आपदा नियंत्रण विभाग पूरी तरह मुस्तैद है। सभी संवेदनशील इलाकों पर CCTV के माध्यम से 24 घंटे पैनी नजर रखी जा रही है। युद्ध स्तर पर राहत कार्य जारी है। JCB मशीनों की मदद से बाधित रास्तों को तुरंत खोलने का काम जारी है। यात्रा सुचारू रखने के लिए सेक्टर अधिकारियों और रेस्क्यू टीमों की तैनात किया गया है। मुनखटिया में जो गौरीकुंड के नज़दीक है वहाँ पर भी मार्ग अवरोध है, जहाँ पर कि JCB काम कर रही है और तुरंत ही वो मार्ग भी खुल जाएगा। और यात्रा मार्ग पर भी जो हमारे सेक्टर अधिकारी और अन्य कर्मचारी और रेस्क्यू टीमें लगी हैं वो भी लगातार निगरानी बनाए रखे हुए हैं। ये कहीं पर भी कोई भी इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है तो तत्काल वहाँ पर यात्रियों की मदद के लिए, यात्रियों की सुगम यात्रा के लिए वो तैयार हैं।
और खेल की खबरों में अर्जेंटीना ने विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को 3-1 से मात दी। अर्जेंटीना ने 10वें मिनट में मैक एलिस्टर के गोल की मदद से बढ़त बना ली थी। हालांकि स्विट्जरलैंड की ओर से 67वें मिनट में एंडोए ने बराबरी का गोल दागा। निर्धारित समय तक दोनों टीम 1-1 से बराबर रहीं। इसके बाद अतिरिक्त समय में अर्जेंटीना के लिए अल्वारेज और मार्टिनेज ने गोल किए और मैच 3-1 से अर्जेंटीना के नाम रहा। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 के तीसरे क्वार्टर फाइनल मैच में इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। मैच के पहले हाफ में अंद्रेआस शेल्डर अप ने 36वें मिनट में गोल दागते हुए नॉर्वे को बढ़त दिला दी। हालांकि इंग्लैंड ने हाफ टाइम से पहले ही इस बढ़त को बराबर कर दिया, जब जूड बेलिंगहैम ने इंजरी टाइम के दूसरे मिनट में अपनी टीम के लिए गोल दागा। इसके बाद दूसरा हाफ पूरा होने तक स्कोर बराबर रहा और मैच एक्स्ट्रा टाइम में गया और बेलिंगहैम ने 93वें मिनट में एक और गोल दागते हुए इंग्लैंड को बढ़त दिला दी और साथ ही जीत भी सुनिश्चित कर दी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।